Hello students and viewers, I am Saloni Hervinia. Here I am at Resonance Campus with GRG sir, who is the senior faculty of biology, and we are here at the recent syllabus जो हमारे नीट में चेंजेस हुए हैं, अपडेट हुए हैं, उसके बारे में हम कुछ बातें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर के साथ. तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर आप बताइए मुझे. क्या आपको लगता है कि आपके थॉट्स हैं कि जो चेंजेस हुए हैं वो किस प्रकार से आगे बच्चे को इम्पैक्ट करने वाले हैं? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज can you briefly explain the key reasons behind the recent changes in the syllabus? अगर मैम हम रीजंस की बात करें कि नीट में ऐसा अपडेट क्यों हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अपडेट की बात काफी पहले से चल रही थी. एंड जो एनटीए है, जो एनएमसी बॉडी है, दे जस्ट वांट टू टेक द सिलेबस टुवर्ड द स्कूलिंग और स्कूल के सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपडेट्स देना कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं. बिकॉज अभी क्या हो रहा था ना, एज पर लास्ट ईयर ये हो रहा था कि जो क्वेश्चंस है वो बुक से आ रहे थे, तो एग्जामिनेशन थोड़ा सा थियोरेटिकली हो रहा था. एंड इसी वजह से स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल अपडेशन होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक्सपोजर होता है, वो बिल्कुल जीरो हो गया था. सो ये जो चेंजेस हैं हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में और डिटेल में, बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो ये चेंजेस थोड़ा सा ऐसा है कि एनटीए ने सिलेबस को प्रैक्टिकल टच देने की कोशिश की है. जो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे उसको उन्होंने हटा दिया है. तो बेसिक अगर उनका थॉट प्रोसेस अगर हम बात करें तो ये मेरे को लगता है कि ऐसा है कि स्टूडेंट लाइफ साइंस पढ़े या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में टच देके पढ़े, सो दैट दे कैन रिलेट विद द रियल लाइफ. मतलब ये एग्जामिनेशन अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस से एक एग्जाम को टारगेट कर रहा है. साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सबको कॉमन एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर से टारगेट करने का जो इनका एक सोल अप्रोच है, वो मुझे लगता है कि इसके पीछे का बेसिक रीजन हो सकता है. So my second question is, how will these changes impact the aspiring medical students for his overall preparation? अगर हम जैसे अभी मैंने आपको बोला कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड हो गया, तो स्टूडेंट्स को मेरे सजेशन में थोड़ा सा अपने आप को ऐसे मोल्ड करना पड़ेगा कि नॉट जस्ट द बुकिश लैंग्वेज, उनको थोड़ा सा अपने जो सिलेबस को रियल लाइफ से रिलेट करके, रियल लाइफ से रिलेट करने का मेरा मतलब होगा कि बायोलॉजी को तो आप रिलेट कर सकते हो, यू कैन सी द एनिमल्स, यू कैन सी द प्लांट्स. जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल लर्निंग बढ़ानी है. हाँ, मतलब आप ऐसा नहीं करोगे कि जस्ट आपने मगअप कर लिया, जो लिखा होगा उसको आपने रट लिया था, एग्जाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल जाए. पॉसिबल है कि इस जो सिलेबस की अप्रोच है वो कुछ ऐसी रहे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल आ जाए, जिसमें एक रिलेशन हो, कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो. तो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को आप केस स्टडी बेस्ड बनाएं और थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से चीजों को पढ़ेंगे तो दैट विल बी बेटर. सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, एज अ फैकल्टी मेंबर आप पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे आपकी टीचिंग मैथोडोलॉजी में आप ऐसे क्या चेंजेस करने वाले हैं कि बच्चा जो भी है चेंजेस हुए इनको बहुत इजीली अडॉप्ट कर ले? एज एफ रेजोनेंस में आपको बताऊं तो ऑलरेडी जो हमारा मेथड है वो कुछ ऐसे ही रहता है कि बच्चे रटने की जगह थोड़ा सा समझने पे ध्यान दें. बट रिसेंट एडिशन जैसा हुआ था सिलेबस में, हमने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है कि वी आर गोइंग टू द प्रैक्टिकल टॉपिक्स. इवन बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हम जो प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ पे परफॉर्म भी करवाने वाले हैं लेबोरेटरी में, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना पॉसिबल है. अदरवाइज एक्चुअली हम सिमुलेटर यूज कर सकते हैं. थोड़ा बहुत जो एग्जाम की डिमांड है उस अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं. लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स की अपने पर लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम उनको करवाएंगे, तो उस रिगार्डिंग थ्योरी पढ़ाना एंड साइमल्टेनियसली विद द थ्योरी प्रैक्टिकल उनको करके दिखाना और प्रैक्टिस करवाना. दैट वुड बी. आपको क्या लगता है कि जो ये चेंजेस हुए हैं अभी, जो आप टीचिंग मैथोडोलॉजी में जो चेंजेस करोगे, बच्चा उसके साथ कैसे अलाइन करेगा? मैम एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको ये बात का आंसर दूं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप ये मान के अगर पढ़ेंगे सिलेबस को कि इट इज जस्ट अ सिलेबस, कुछ नया टॉपिक ऐड हो गया है, सो दिस इज नथिंग न्यू. हमें ये नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या ऐड हो गया और कैसे सॉल्व करना है. इट इज जस्ट अ नॉर्मल सिलेबस विद अ डिफरेंट टॉपिक. तो उन टॉपिक को हमें अप्रोच करना है, और हर टॉपिक अप्रोच करने का वैसे भी एक तरीका डिफरेंट होता है. तो बस हमें वही तरीका फॉलो करते हुए इसको एड्रेस करना है. स्टूडेंट के लिए भी कोई टफ नहीं होगा. थोड़ा सा फैकल्टी को अपने आप को एनालिटिकल बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन को भी वैसा बनाना पड़ेगा, तो विल बी डूइंग दैट. मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, रिसेंट जो अपडेट्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि एग्जाम का लेवल जो है बच्चे का वो कैसा रहने वाला है? मैम जैसे ही जब भी एनएमसी एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम जो एनएमसी ने कंडक्ट कराया है, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा टफर साइड रहते हैं एज कम्पेयर टू एनटीए. बिकॉज एनएमसी का ट्रेंड रहा है अभी तक कि ये जो क्वेश्चंस देते हैं वो कुछ नए टाइप के देते हैं. जैसे पहली बार एआर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, या क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाना, लॉजिकल बनाना. सो एनीवेज सिलेबस अपडेट होता या नहीं होता, इस साल मुझे लगता है कि एग्जाम थोड़ा सा टफर रहने वाला था एज कम्पेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स. और अब सिलेबस अपडेट हुआ है, क्योंकि हम ये बोले कि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है. तो जो कम टॉपिक्स है उनमें से थोड़ा सा एनालिटिकल टफ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है. तो मैं बोलूंगा कि लास्ट 2 इयर्स ऐसा पेपर आ रहा था,
उससे थोड़ा सा टफर या इंटेलेक्चुअल साइड ही पेपर रहेगा। ओके, तो आई गेस बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंजेस जो है वो इतने डिफिकल्ट लेवल पर नहीं होंगे। हाँ, डिफिकल्ट लेवल पे चेंजेस नहीं होंगे, बट पेपर की अप्रोच थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि जिसने अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ा है, he or she can score a good mark। और सिर्फ ये आपने याद किया है, अभी तक क्या हो रहा था ना कि जो कम पढ़ रहा था या सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहा था और रट लेता था, वो भी एक कंसेप्चुअल लर्नर के बराबर स्कोर कर लेता था। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स 100+ जा पा रहे थे। इस साल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इफ यू स्टडी वेल तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे स्कोर अच्छा मिलेगा। और जस्ट आपने मगअप किया है तो मे बी आप उतना अच्छे से सारे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाए अगर पेपर उस तरह का आता है तो, ऐसा मुझे लगता है। गिवन द न्यू सिलेबस, क्या लगता है आपको, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देयर आर एनी स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक और एनीथिंग एल्स? मैम देखिए, सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसके बाद भी जो मेन एग्जाम का कंसर्न है वो स्कूल लेवल और एनसीईआरटी ही है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन तो हर अच्छी फैकल्टी की यही रहती है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी को थोड़ा सा समझ के पढ़े रादर देन जस्ट मगिंग अप। एंड इन एडिशन जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए हमारे टेस्ट पेपर्स हैं, डीपीपीज हैं। एंड द यूनिक प्रोग्राम मैंने पहले भी कई बार बात की है जो रेजिडेंस रन कर रहा है इस साल के लिए, अभ्यासम, उसके जो टेस्ट पेपर्स हैं उसमें कुछ पेपर डेडिकेटेडली इन्हीं टॉपिक पर डिवोटेड होंगे जो नए ऐड हुए हैं। एंड अपकमिंग जो पेपर्स आने वाले अभ्यासम के जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं उनमें हम ऐसे टॉपिक्स और ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो एग्जाम को इजीली टारगेट करने में हेल्प करेंगे। सो आई विल जस्ट रिकमेंड तो एनसीईआरटी आप पढ़ें, आपके पास जो अवेलेबल कंटेंट है वो पढ़ें। एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा पेपर्स के फॉर्म में अगर हम बात करें तो वी कैन गो थ्रू अभ्यासम पेपर्स, दैट वुड बी परफेक्ट। ग्रेट सजेशन सर। पर आपको अभी भी लगता है कि जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के भी अभी भी वो 650+ स्कोर कर सकता है? मैम जैसे अभी तक की ईयर्स में होता था कि आप एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करो तो आप सिलेक्शन आराम से ले पाते हो, 650 स्कोर भी कर सकते हैं। सो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, बिकॉज जितने भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो पेपर का कुछ परसेंट है। लाइक आप मान लीजिए 5%, लेस देन 5% के आसपास में तो क्वेश्चन कुछ बनने की पॉसिबिलिटी है। सो अभी भी अगर स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ता है सो आई विल नॉट से कि 650, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सिलेक्शन लेना तो 100% पॉसिबल है अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, उसको बहुत अच्छे से आपने समझ के पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। सो हाँ, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल लेवल पे है जो कोई कोचिंग नहीं कर रहा है, जो अपने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अपना एग्जाम देने वाला है, अगर वो समझ के एनसीईआरटी को पढ़ेगा, उसे कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, रिलेट करके पढ़ेगा तो डेफिनेटली ही कैन स्कोर लाइक 620, 630। मतलब सिलेक्शन लेना तो बहुत इजी उसके लिए हो जाएगा अभी भी। So sir, my last question is कि जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे के प्रोफेशनल लाइफ से कैसा अलाइन करते हैं और या फिर एक रैंडम अपडेट्स? मैम कभी भी एनएमसी जैसी बॉडी कोई रैंडम अपडेट नहीं करती है। और मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को भी क्लास में कहता आया हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना इसका बहुत बड़ा यूज आपके लाइफ में आगे आने वाला है। बिकॉज जैसा हम बात करें केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स इन्होंने ऐड किए हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स वो हैं जो आपको बायोकेमिस्ट्री में परफॉर्म करना है, वो आपको ड्रग के एक्शंस समझने में या उनके वर्किंग समझने में हेल्प करते हैं। सो जो लाइफ साइंस में जो बायोलॉजी में चेंज किए हैं वो भी सारे आप वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करोगे। मतलब इक्विपमेंट कैसे रन होते हैं, वेक्टर्स का क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज होता है, सारे एक्चुअली रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मेडिकल लाइन में जाके अप्लाई करने होते हैं किसी भी पोस्ट पे, किसी भी प्रोफेशन में। सो डेफिनेटली ये जो चेंजेस है प्रैक्टिकल बेस्ड है और ये बहुत ज़्यादा अलाइन करेंगे, आपको इनकी एप्लीकेशंस बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगी, इनके अलग अलग तरह के एक्सपोजर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली जितना अच्छे से हम यहाँ इस कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे आप उतना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में या यूजी लाइफ में बहुत बेटर फील करेंगे एंड हायर कंसेप्ट को समझ पाएंगे। बेसिकली बात देखो, दीज आर बेसिक्स एंड दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये एग्जाम में आएंगे तो हम इनको पढ़ेंगे भी सही, विदाउट एग्जाम आस्किंग हम इनको पढ़ पाते, ये चीज इम्पॉसिबल सी होती है। तो एक अच्छा चेंज है जो आगे जाके काफी यूजफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, तो अच्छे से करना चाहिए। So you answered my questions very well and last में मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप उनको एक क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? एज अ मेंटर अगर मैं बोलूंगा तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो आपके बेसिक्स हैं, जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, आप बिल्कुल वैसे प्रिपरेशन करें। जो 12th में है, अब जैसे दिवाली के बाद उनका बोर्ड का टाइम आ जाएगा तो पहले बोर्ड पे फोकस भी करें पैरेलली। देन आप पर ऐसा भी कि नीट के सिलेबस को पैरेलल लेके चलें। जो जिनको बोर्ड नहीं देना है, डायरेक्टली एग्जाम देना है, उनके लिए ऐसा होगा कि आप अपनी से प्लानिंग कर लें पूरे सिलेबस की, कि आपका सिलेबस आपके पूरे हैंड्स में रहे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, सो दैट हम रिवाइज कर पाए। एंड एक टॉपिक जो शायद स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रह सकता है, मैं उसको एड्रेस करूं कि जो सिलेबस हट गया है उसका हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हम पढ़ चुके तो क्या करना है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, मोस्टली टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। सो मेरी एडवाइस रहेगी आप उनको एनसीईआरटी बेस्ड जो अब तक आता था एटलीस्ट उतना रखें,
हाँ, करंट प्लानर में आप उसको चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, पर एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक बार आप उन्हें देख के जाएं, क्योंकि अगर आप टॉपिक को एक बार देख के जाएंगे तो आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अगर एग्जाम में सेशन में पूछ लिया गया तो मैं एड्रेस कर पाऊंगा। इस बार एग्जाम में अगर नहीं आता है तो अपकमिंग एग्जाम के लिए हम उनको स्किप कर सकते हैं टोटली, बट अभी के लिए अगर पढ़ लिया है तो उसे पढ़ के रखें, रिपीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर बेसिक्स इतना देख के जाएं कि एग्जाम में क्वेश्चन हम कर पाए। एंड सेकंड मेरा रहेगा कि आप सबसे ज्यादा अभी आपको जो ध्यान देने की जरूरत है अपनी सेल्फ स्टडी पे देने की जरूरत है। एंड सेल्फ स्टडी अगेन आई एम सेइंग जो रेजोनेंस का यूनिक प्रोग्राम है अभ्यासम, आप बिल्कुल उसको चूज कर सकते हैं, आपको चूज करना चाहिए, सो दैट आप अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग, टॉपिक वाइज लर्निंग एंड उसका डेली बेसिस पे असेसमेंट ये आप कर पाएंगे, और उसका रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड होता है, तो आप ये भी जज कर पाएंगे कि आप पढ़ के कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं एंड आपको क्या और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो बस इस सब के साथ ही आपको अपने बेसिक्स कवर करना है। एनसीईआरटी आपका बेसिक है, प्रैक्टिस आपकी मैंडेटरी है, एंड टूल्स आपके पास सारे अवेलेबल हैं, एंड अभ्यासम भी बहुत अच्छा टूल हो सकता है। ये टेस्टेड टूल है, हमने इसको टेस्ट भी किया है, सो इस अकॉर्डिंग वैसा प्लान करिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।